ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर्कुलर मोशन तो अगर कोई चीज सर्कल में चलती है, कोई वस्तु यदि वृत्ताकार पथ पर चलती है, तो हमने ये चीज नोटिस की थी कि हमेशा उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो उस वस्तु का वेग होगा, वो होगा ऑन द टेंजेंट, स्पर्श रेखा के साथ। और जो भी एक्सेलरेशन है यानी उस वस्तु का त्वरण है, वो हमेशा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ, वेग यानी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट। थोड़ी देर के बाद अगर वो वस्तु घूमकर किसी दूसरे पॉइंट पर चली जाती है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज हो गई है। चाहे स्पीड सेम रही हो, लेकिन वेलोसिटी बदल गई है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई। और ऐसे ही जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण, वो भी बदल गया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब इनके अलावा हमें और बहुत सारी टर्म्स देखनी थी कि कौन कौन सी सेम रहती हैं, कौन कौन सी चेंज होती हैं। तो सेम कौन सी रहती हैं और चेंज कौन सी होती हैं, कौन सी बदलती हैं और कौन सी समान रहती हैं। इस दौरान मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं दैट दिस इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यह एक समान वृत्तीय गति है। अब यूनिफॉर्म का मतलब ही यह है कि स्पीड सेम रहेगी। तो पहली चीज तो यहीं पर लिख देते हैं, स्पीड, वस्तु की चाल, ये नहीं बदल सकती। पर चूंकि स्पीड के बावजूद डायरेक्शन बदल रही है, दिशा बदल रही है, तो हम कहेंगे कि द वेलोसिटी इज चेंजिंग। वस्तु का जो वेग है वो बदल रहा है, ये अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा द एक्सेलरेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं त्वरण, ए। ये बदलता रहता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? सिर्फ उसकी वैल्यू, केवल उसका परिमाण। उसकी डायरेक्शन गई भाड़ में, परिमाण। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का परिमाण, ये समान रहता है, इट डज नॉट चेंज। ऐसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास, वो तो नहीं बदलेगा, वो तो सेम रहेगा। 5 किलो की चीज है, 5 किलो की ही रहेगी। उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वस्तु जिस सर्कल में घूम रही है, उस वृत्त की त्रिज्या, उसका जो रेडियस है, उसकी त्रिज्या, वो कभी नहीं बदल सकती है, ये सेम रहेगा। लेकिन समय धीरे धीरे बदलता रहेगा, समय आगे बढ़ता रहेगा। इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी। टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो धीरे धीरे चलता है। 1 सेकंड हुई, 2 सेकंड, 3 सेकंड। और उस वस्तु की जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, दूसरे शब्दों में डिस्प्लेसमेंट, यानी उस वस्तु का विस्थापन, जिसे हम आर वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर के ऊपर एक तीर का निशान लगा के, वो लगातार बदलती रहती है। अब इसमें एक चीज और है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो सदिश राशियां हैं, ज्यादातर वो यहां आती हैं, इस दिशा में। ज्यादातर, हमेशा नहीं। जैसे टाइम स्केलर होने के बावजूद उधर आ गया तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो सदिश राशियां हैं वो उधर आएंगी, और जो भी स्केलर क्वांटिटीज हैं यानी अदिश राशियां हैं वो इधर आएंगी। तो ज्यादातर स्केलर यानी अदिश इधर होते हैं, और ज्यादातर वेक्टर्स यानी सदिश राशियां उधर होती है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि संवेग यानी मोमेंटम क्या किधर होगा, तो मैं देखता हूँ मोमेंटम वेक्टर है, तो चांस यही होगा कि उधर ही आता होगा, इधर नहीं आता होगा। और वही अपना आंसर भी है। मोमेंटम यानी संवेग नाम की एक चीज होती है, जिसे हम पी के ऊपर तीर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम वेक्टर सदिश राशि है, वो उधर आता है। ऐसे ही कोई पूछ ले कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं जानता हूं कि ऊर्जा तो हमेशा ही स्केलर होती है, अदिश होती हैं। चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, एनर्जीज हमेशा ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यहां होगी, गतिज ऊर्जा।
ठीक है, अब मुझे और भी यहाँ पर चीजें लिखनी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊं या इसी को मिटाऊं? यही स्पेस बना के हल्का फुल्का लिख देता हूं। अगली चीज फोर्स यानी बल, अगर मुझे लिखना है वो यहां होगा, फोर्स। बल एफ, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक महत्वपूर्ण अपवाद है, वो है द एंगुलर वेलोसिटी। यहां लिख रहा हूं मैं उसको, एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में हम उसे बोलते हैं कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी एक सदिश राशि है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर भी वो इधर आएगा। ओमेगा से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर 3 का निशान लगाते हैं, ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो एक छोटी सी लिस्ट है जो आपको रट्टा मार के रखनी है कि कौन सी चीज उधर, कौन सी चीज इधर। ज्यादा मोटा मोटा तरीका तो यही होता है, वेक्टर सारे उधर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, सभी सदिश राशियां उस तरफ। स्केलर यानी अदिश राशियां इस तरफ, स्पीड, मैग्नीट्यूड, मास, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ एक एक एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक टाइम समय अदिश है लेकिन फिर भी उधर चला गया, और एक एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग सदिश है फिर भी इधर आ गया। बाकी आप यूं का यूं चेप सकते हो। यहां तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। सर जी यहाँ से शुरू करा हूँ, फर्स्ट क्लास अटेंड करा हूँ प्लीज। हरबंस भाई आपको फिर थोड़ा सा जोर पड़ेगा। जोर मतलब अगर आपके पास पहले से साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, और अगर यही आपकी पहली क्लास है तो समझने में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास है आपको वहां से शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आप अभी तो चलो ये तो क्लास देख लो लाइव, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर बाद में पहले वीडियो से देखना शुरू करना, ठीक है, वरना गड़बड़ होगा। सर टाइम चेंज क्यों कर दिया? राजू भाई टाइम चेंज नहीं किया है, सिर्फ आज के लिए एक एडजस्टमेंट की गई है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके। सर एमबी ज्यादा खा रहा है भाई, उसका तो हम तो क्या कर सकते हैं ना। प्रिंस बोलते हैं केमिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? शक्तिमान सर के साथ थोड़ा शेड्यूल का आज प्रॉब्लम था, कल हुई थी शायद, परसों उनकी क्लास हुई थी, पिछले 2 दिन लगातार उनकी क्लास हुई थी। सर्कुलर मोशन 2D डायमेंशन है 1D? 1D सिर्फ तब होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती हो, स्ट्रेट लाइन। अब सर्कल में कोई चीज सीधी रेखा में नहीं जा सकती, तो ऑब्वियसली 2D है। सर पीडीएफ नोट्स मिलेगा क्या? रीड माय पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट क्लास, पहली क्लास का पीडीएफ है, उसको एक बार पढ़ो। सर वाई द स्पीड इज स्केलर? क्योंकि स्पीड में हमने कहीं कोई डायरेक्शन का महत्व दिया ही नहीं, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, आशीष उसके लिए पिछली क्लास की वीडियोस देखो। सर टाइम क्यों वेक्टर है? टाइम वेक्टर नहीं है, ठीक है। भी कोई कुछ बता सकता है कि केमिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर आज एब्सेंट है इसलिए। सर यू आर द बेस्ट, ओके थैंक यू। टाइम 8 AM फिक्स कीजिए। 8 AM ही होता, आज मेरी एक्चुअली 8 AM कहीं और क्लास थी, तो आज मैं 8 बजे नहीं आ पा रहा था, इसलिए आज के लिए आपको शायद 9:30 का झेलना पड़े। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सर आपकी क्लास बिना नोट्स के कुछ काम की नहीं है। ओके तो नोट्स बना लो भाई, है ना, और तो क्या कर सकते हैं। वैसे टाइम क्या है सर? नॉर्मली टाइम हमारा 8 से 10 है, सुबह 8 बजे से 10 बजे। ओके एंगुलर वेलोसिटी भी समझना है? हाँ आगे समझाऊंगा जब मैं रोटेशन के चैप्टर पे आऊंगा। सर अदर सब्जेक्ट कब और कितने बजे? 8 से 10। एंगुलर वेलोसिटी स्केलर क्यों है? नहीं है स्केलर, वेक्टर है, ऊपर तीर का निशान लगाया मैंने, वेक्टर है वो। सर सिलेबस कब तक समाप्त होगा? मेरा FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का PDF पढ़ो। हाउ टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम इन दिस क्वेश्चन? एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका बता देता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग होता है MVR, एक ऐसे करके होता है, वैसे R क्रॉस V लिखना चाहिए मुझे, पर कोई बात नहीं, माइनस लगा दिया। इस तरह से अगर आप मास को, स्पीड को और रेडियस को, तीनों को आपस में गुणा कर दें तो आपको कोणीय संवेग का मान मिल जाएगा, उसका आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। पर ये ऐसे लेवल के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में नहीं आते। मैंने सर साइंस स्पेशल 1 में बनी थी, उससे काम चल जाएगा? नहीं उससे काम नहीं चलेगा, उससे फिजिक्स तो फिर भी काम चल जाएगी, क्योंकि फिजिक्स यहाँ और वहाँ की लगभग सेम सी है, हालांकि यहाँ थोड़ा सा मैं एक स्टेप ऊपर ही ज्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ की बायो और केमिस्ट्री से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला ज्यादा बेटर है। सर टाइम स्केलर क्यों है? क्योंकि समय की कोई
वेक्टर एडिशन यानी सदिश योग नहीं कर सकते। मैंने अभी तक आप लोगों को देखो वेक्टर स्केलर पढ़ा ही नहीं है, तो वो वेक्टर क्यों है, वो स्केलर क्यों है, उसका आंसर देने के लिए मुझे बहुत बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। अभी एज ऑफ नाउ आप बस याद कर लो कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पर वे सभी राशियां सदिश हैं जिनके ऊपर मैंने तीर का निशान लगाया, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। और वे सभी की सभी राशियां अदिश हैं जिनके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, मास, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी और टाइम, ठीक है। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दो, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, आप शायद लेट आ रहे हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। भाई जो भी पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उनको वो सवाल पूछने का बहुत मन कर रहा होगा जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वही चीज सिर्फ आप एक अकेले स्टूडेंट के लिए रिपीट करना उन बाकी सभी स्टूडेंट्स के समय की बर्बादी है जो टाइम से आते हैं और टाइम से वीडियो देखते हैं। तो आप पीछे का वीडियो देख के अपने कंसेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए मैं बाकी बच्चों का समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। मेरा काम है उस चीज को समझाना, मेरा काम ये नहीं है कि उसी चीज को 20 बार एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर रिपीट करना, ठीक है। अगर समझाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये वाली चीज ऐसे क्यों हो गई है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब मैंने देखा, आपको बताया कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, कौन सी वेरिएबल होगी। इसी में एक अगला टॉपिक है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिंदी में हम इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, और उसी के मिलता जुलता एक और है द सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए मैं आगे से शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा CFF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आगे से मैं ऐसे लिखूंगा CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है, कोई चीज अगर वृत्ताकार पथ पर चलती है, तो उसके ऊपर दो फोर्स दर्शाए जाते हैं। एक फोर्स ऐसा जो अंदर की तरफ उसे खींच रहा है, और एक फोर्स ऐसा जो उसे बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो जो फोर्स उसे अंदर की तरफ खींच रहा है उसे हम बोलते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और जो फोर्स बाहर की तरफ फेंकता हुआ महसूस होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर यहाँ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहाँ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जैसे ही वो वस्तु यहाँ से सरक के किसी दूसरे पॉइंट पर जाती है तो इन दोनों फोर्सेस की दिशा बदल जाती है। सेंट्रीपिटल अब इस दिशा में है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो तो हमेशा अंदर की ही तरफ होगा। और सेंट्रीफ्यूगल अब इस दिशा में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। आपको लग रहा होगा कि पहले भी सेंट्रीपिटल अंदर था, अब भी सेंट्रीपिटल अंदर है, पहले भी सेंट्रीफ्यूगल बाहर था, अब भी सेंट्रीफ्यूगल बाहर है, तो फिर सर ने ये क्यों बोला कि दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन तो वही है। लेकिन नहीं, डायरेक्शन वो नहीं है, डायरेक्शन बदल चुकी है। डायरेक्शन सेम तब होती हैं जब वे समानांतर हों। दो दिशाएं समान कही जाती हैं यदि वे समानांतर हों। टू डायरेक्शंस आर सेम ओनली एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन यहाँ सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल की दिशा और यहाँ सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या समानांतर है? नहीं। यहाँ पर सेंट्रीपिटल इस दिशा में था, यहाँ पर पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पर अभिकेंद्रीय बल इधर है, पॉइंट बी पर अभिकेंद्रीय बल इधर है। क्या ये समानांतर है? क्या पैरेलल है? नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन बदल चुकी है। तो दिशा लगातार बदलती रहती है बलों की। ये यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। हर पॉइंट पर वो सेंटर की तरफ है और मैं हर पॉइंट पर यही बोलता रहूंगा कि दिशा बदल चुकी है, डायरेक्शन बदलती ही रहती है। सो दीज कीप चेंजिंग, ये बदलते रहते हैं, कीप चेंजिंग। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो लिस्ट लिखी थी कि कौन सा बदलता है और कौन सा समान रहता है, उसमें मैंने फोर्स लिखा था बदलते हुए, वो चेंज हो रहा है। तो वो चेंज कैसे हो रहा है वो यहाँ पर मैंने भी अभी एक्सप्लेन किया कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो हमेशा सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर की तरफ होते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो अभिकेंद्रीय बल है यानी जो अंदर की तरफ बल खींचता है,
ठीक, शॉर्ट में अभी लिख देता हूं मैं। अभिकेंद्रीय बल मतलब जो अंदर की तरफ खींचता है। दिस फोर्स इज अ ट्रू फोर्स, ये सच में एक बल है। ऐसा असलियत में एक फोर्स होता ही है जो अंदर खींचता है। अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो वस्तु सर्कल में नहीं जा सकती। लिख देता हूं, सर्कुलर मोशन is not possible without centripetal force। ये क्या कर दिया मैंने, फोर्स विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में अभिकेंद्रीय बल के बगैर वृत्ताकार गति संभव नहीं है। और आप ये कंफ्यूज मत होना कि कोई कोई स्टूडेंट ऐसे सोचने लग जाता है, वो इस सर्कुलर शब्द को भूल जाता है, वृत्ताकार शब्द को भूल जाता है। वो ऐसे सोच लेते हैं, मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के बगैर गति संभव नहीं है। वो ऐसा सोचने लग जाते हैं। ऐसा मत सोचना, नहीं, गति तो हो सकती है बिना फोर्स के, ये तो मैंने पहले भी बताया था। फोर्स लगाए बिना भी मोशन मेंटेन हो सकता है। मोशन मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए फोर्स चाहिए। तो यहां मैंने ये नहीं लिखा कि मोशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स से होता है, नहीं, मैंने लिखा है सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स से होता है। वृत्ताकार गति होती है अभिकेंद्रीय बल से, यानी अंदर की तरफ ये जो फोर्स है, जो फोर्स ये अंदर खींच रहा है, अगर ये फोर्स रहेगा तो चीज घूमेगी। ये फोर्स अगर नहीं हुआ तो चीज घूम ही नहीं पाएगी। दुनिया में अगर कोई भी चीज घूमती है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसे कोई फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है, उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के बिना वस्तु नहीं घूम सकती, ये रूल है। तो आप कभी मेरे से फ्यूचर में ये मत पूछना कि सर जब कोई आदमी रोड का चक्कर काटता है तो क्या उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स है? सर क्या धरती जब सूर्य का चक्कर काटती है कि सेंट्रीपिटल है? बिना सेंट्रीपिटल के तो चीज घूम ही नहीं सकती है। इस ब्रह्मांड में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां कोई चीज सर्कल में जा रही हो और उस पर सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा हो। ऐसे पूछते हैं सवाल कि कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बिना सेंट्रीपिटल के तो घूम ही नहीं सकती चीज, ठीक है। ये तो जिम्मेदार है, असली वजह ही ये है। बिना माँ के बच्चा नहीं हो सकता, माँ होगी तभी बच्चे पैदा होंगे, माँ ही नहीं है तो बच्चे कहां से होंगे? वही वाली चीज है, ये माँ है, सेंट्रीपिटल फोर्स यही सर्कुलर मोशन पैदा कर रही है, ठीक है। कोई अगर दुनिया में इंसान आया है तो किसी माँ की वजह से ही आया होगा। अगर कोई चीज अगर घूम रही है तो सेंट्रीपिटल की ही वजह से आई होगी, इसको भूलना नहीं। अब वो बात अलग है कि सेंट्रीपिटल कौन सा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो बल दुनिया में हजारों तरह के हो सकते हैं, फोर्सेस बहुत तरह के हो सकते हैं। ये जो बल होते हैं कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई धनावेश जो किसी नेगेटिव चार्ज का चक्कर काट रहा है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? तो वहां पर अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर उस नेगेटिव चार्ज को अंदर की तरफ खींच रहा होगा, उनमें आकर्षण का बल है। अगर चांद धरती का चक्कर काट रहा है तो वहां गुरुत्वाकर्षण से धरती खींच रही है। कोई आदमी कार को लेकर सर्कल में घूम रहा है तो वहां घर्षण है जो उसके लिए सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। तुमने कोई धागा लेके पत्थर को घुमाया तो रस्सी में तनाव, टेंशन है जो सेंट्रीपिटल का काम कर रही है। दुनिया में कोई भी सर्कल हो, एक ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता ही है। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल, ये अपकेंद्रीय बल, देयर इज नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। दिस इज ए फॉल्स कंसेप्ट, यह एक गलत अवधारणा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। अपकेंद्रीय बल जो किसी घूमती हुई वस्तु को बाहर की तरफ फेंकता हो, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स होता तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते और फिर वस्तु के ऊपर टोटल फोर्स जीरो हो जाता। और अगर टोटल फोर्स जीरो हो जाता तो ये वस्तु सीधी सीधी चली जाती, फिर ये सर्कल में नहीं आती। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपसे पेपर में सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए
ये शायद लाइन यहाँ से ऐसे कट रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेपर में सवाल पूछेगा कि बताइए सूडो फोर्स का उदाहरण कौन सा है, हिंदी में छद्म बल का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। सूडो का मतलब नकली, छद्म धोखा छलावा, ये सच्चाई नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। ये कंसेप्ट बनाया था किसी जमाने में साइंटिस्ट लोगों ने, सन 1500 सन 1450 के आसपास, और सेंट्रीफ्यूगल का वक्त के साथ उन्होंने फॉर्मूला भी बनाया था, और जो फॉर्मूले वगैरह बनाए और वो काम भी करते हैं, बात तो ये है। इसीलिए इस कंसेप्ट को आज तक बनाए रखा है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को पता है कि बेशक सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज होती नहीं हो, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूले वगैरह बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल करने से कई कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। हालांकि बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शब्द का इस्तेमाल किए, बिना उसको इंट्रोड्यूस किए भी फिजिक्स के उन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है जो सेंट्रीफ्यूगल से एक्सप्लेन होती हैं। जिन चीजों को अपकेंद्रीय बल की सहायता से समझाया जाता है, बिना अपकेंद्रीय बल का नाम लिए उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल से उन्हें समझाना आसान हो जाता है। उनके समझाने के लिए अगर अपकेंद्रीय बल का शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मैथ टफ हो जाएगी। इसलिए 9वीं 10वीं में, बल्कि यहाँ तक 11वीं 12वीं में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को समझाना है। लेकिन हायर लेवल पे ओ, सूडो की स्पेलिंग गलत है, थैंक यू, सूडो, थैंक यू। लेकिन हायर लेवल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ती है। हम बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल से एक्सप्लेन की जाती है। तो ये ध्यान रखना कि ये यूजफुल चीज तो है, ये फायदेमंद तो है, क्योंकि ये कैलकुलेशन को आसान बनाती है, लेकिन ये असल में कोई चीज होती ही नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रू कंसेप्ट, दिस इज अ फॉल्स फोर्स। ये एक काल्पनिक बल है। सो दिस इज अ फिक्शियस फोर्स। फिक्शियस फोर्स एक काल्पनिक बल होता है। अब बेशक काल्पनिक क्यों ना हो, चूंकि हमारे पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें इसके फॉर्मूले भी देखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले देखते हैं। चलो भाई, मैं इसे मिटा देता हूँ, इसके फॉर्मूले समझते हैं। यहाँ तो कोई खास डाउट? सर, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज 180 डिग्री टू ईच अदर। यस, फॉर अ सर्कुलर मोशन, यस। सर, व्हेन वी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, हाउ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क? इट इज डिपेंडेंट ऑन अस वी आर रनिंग अ सर्कुलर और स्ट्रेट। अगर कोई वस्तु सीधी दिशा में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब वो सर्कल में तो है ही नहीं। अगर वो सीधा सीधा जा रही है तो ऐसे में ना सेंट्रीपिटल होगा ना सेंट्रीफ्यूगल होगा। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल होते ही तब हैं जब चीज घूम रही हो। सीधी चल रही हो तो इन दोनों ही फोर्सेस की वैल्यू 0 होती है, ये दोनों वहां से नदारद होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सर, गुरुत्वाकर्षण बल भी बदलता रहता है क्या? वहां दूरी के साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं, उनके साथ ही बदलता है। मस्त गुरुजी, ठीक है, नाइस सर, इन द वर्ल्ड, ठीक है। सर, ऑर्डर योर, मेरी बुक नहीं है भाई वो, ऑर्डर योर बुक फ्रॉम अमेजन फॉर थ्योरी टू मेक नोट्स। अच्छा, वो आपने मैग्रो वाली बुक मंगाई है, ठीक है, वो मेरी बुक है। कूल, थैंक यू। GS1 में, और हाँ, उससे आपके थ्योरी अबव पार हो जाएगी, मतलब फिजिक्स में तो बेड़ा पार लग जाएगा उस बुक से, और ऑब्वियसली केमिस्ट्री बायो भी उसमें टू द पॉइंट ही है। कूल। GS1 में काइनेटिक्स 4R पढ़ाया था। हाँ, GS1 में कम पढ़ाया था, GS2 ज्यादा डिटेल्ड है। सर, वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल है? सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही है, सेंट्रीफ्यूगल कहीं नहीं होता है, ठीक है। किसी भी वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल हमेशा होता है, अपकेंद्रीय बल कभी नहीं होता है। ये तो काल्पनिक है, इसके बिना चीज घूम नहीं सकती है, ठीक है। सो दैट्स द ट्रुथ। जो रियलिटी है वो तो यही है कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा होगा, अपकेंद्रीय बल कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो ट्रुथ है और जो पेपर में क्वेश्चन आता है, उनमें फर्क है। पेपर में क्वेश्चन जैसा भी आएगा, वहां पे हमें झगड़ना नहीं है पेपर वाले से कि सच्चाई तो ये है, तुमने ऑप्शन कैसे दे दिए। ऑप्शन के हिसाब से हमें तो नंबर लेने से मतलब है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर पे टिक मारा जाए। सर, स्क्रीन ब्लर समटाइम आफ्टर रीस्टार्टिंग ऐप, प्लीज फिक्स। भाई, ये तो वही टेक्निकल टीम का इशू है, आई हैव नो रोल टू प्ले इन दिस।
एमपीपीसीएस फॉरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आया है सर। ओके सर, ऑर्डर ठीक है। आप पूरा फिजिक्स का क्लास लोगे? हाँ। यहाँ फिक्शियस फोर्स कैसे आ गया? फिक्शियस मतलब नकली, ठीक है। सर कब से पढ़ा रहे हैं? 9:30। सर बहुत अच्छा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए सर? सेंट्रीफ्यूगल आंसर चेक होता है? हाँ बिल्कुल होता है। सेंट्रीफ्यूगल पे भी आंसर कई बार टिक लगाना पड़ेगा, और वो कहाँ कहाँ लगेगा वो देखते हैं। देखो, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या है, वो समझते हैं। आपको मैं एक उदाहरण के साथ इसकी वैल्यू बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये है धरती और ये है चांद। मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूज लिख कर दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वैल्यू लिखने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, आप एक बार ये कैलकुलेट करके देखना। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से आएगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर भी कर देंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे कि ठीक है जाने दे, कर दिया ना सर ने, हो गया ना, ठीक है चलने दे, हम क्या करेंगे कैलकुलेटर उठा के। लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह है, एक बार खुद करके देखना, आपको एक अलग फीलिंग आएगी। ओके, ये चांद है। ये चांद धरती का चक्कर काटता है, तो चांद सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, वृत्ताकार गति का उदाहरण है। अब धरती इस चांद को अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स के साथ, उसे हम बोलते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में हम उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये फोर्स चूंकि चांद को अंदर की तरफ खींच रहा है, केंद्र की ओर खींच रहा है, ये अंदर की तरफ है, इसका मतलब यही फोर्स इस उदाहरण में सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। यही अभिकेंद्रीय बल है। ये ध्यान रखना, आप ऐसे मत समझना कि सेंट्रीपिटल अलग है और ग्रेविटी अलग है और फिर वो दोनों फोर्स जुड़ेंगे। ये दो अलग अलग फोर्स नहीं है। यहां ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अभिकेंद्रीय बल का रूप बदलता रहता है, कहीं वो घर्षण से आता है, कहीं वो कोई मैग्नेट से आ सकता है, वो किसी का चार्ज से आ सकता है, वो रस्सी से आ सकता है, वो घर्षण से आ सकता है, वो किसी भी चीज से आ सकता है। यहाँ वो गुरुत्वाकर्षण से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो अलग अलग फोर्स नहीं है, ये एक ही फोर्स है। उसी का नाम गुरुत्वाकर्षण है क्योंकि वो ग्रेविटी से लग रहा है, उसी का नाम सेंट्रीपिटल है क्योंकि वो अंदर की तरफ लग रहा है। कोई भी फोर्स अंदर की तरफ लगेगा उसे सेंट्रीपिटल बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है उसका मैं आपको फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूं, जी एम एम बटे आर स्क्वायर। आगे चलकर मैं ये फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख कर दे रहा हूं ताकि क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार कैलकुलेटर उठा के इसमें कुछ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके देखना। और वहीं चांद को बाहर की तरफ फेंकने वाला भी एक बल मिल रहा होगा। चूंकि चांद घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी एक अपकेंद्रीय बल, जो वास्तव में होता तो नहीं है, असल में तो ऐसा कोई बल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसे दर्शाएंगे अपकेंद्रीय बल, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r। अब ध्यान रखना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, उसका फॉर्मूला बार बार बदलता रहता है। जब तक गुरुत्वाकर्षण है तब तक ये फॉर्मूला रहेगा। अगर यहां मान लीजिए कोई स्प्रिंग होता तो F = -kx का फॉर्मूला होता। अगर यहां पर मान लीजिए कोई चार्ज आवेश होते तो k q1 q2 बटे r स्क्वायर होता। अगर यहां मान लीजिए घर्षण होता तो μmrg वगैरह μmg करके फॉर्मूला होता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कंडीशन कंडीशन पे, परिस्थितियों में, हर परिस्थिति के साथ अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला है, अपकेंद्रीय बल है, वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं। अपकेंद्रीय बल, ये m आएगा साथ में, यहाँ पे m, जो अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो कैलकुलेट करना आप। मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं। चंद्रमा का द्रव्यमान, चांद का जो वजन है वो है 7.3 गुणा में 10⁻22 किलोग्राम। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू m की जगह रखना। v यानी चांद की जो स्पीड है वो है लगभग 1000 मीटर पर सेकंड। लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं मैं आपको।
ऑलमोस्ट वैल्यूज दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन फिर भी आसान हो। और जो आर है वो है 3.84, यानी चांद की जो दूरी है धरती से वो है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। 3.84 गुणा में 10⁸ मीटर, 3,84,000 किलोमीटर। तो एक बार ये फोर्स की वैल्यू निकालना, वो आपने जो भी निकाला वो होगा अपकेंद्रीय बल। ऐसे ही यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ जो धरती खींचती है, इस फोर्स की वैल्यू निकालना। इसके लिए भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ जी, इसे हम बोलते हैं द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू है लगभग 6.6742 गुणा में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर केजी स्क्वायर्ड। m यहाँ पर धरती का वजन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, जिसकी वैल्यू है लगभग 5.98 गुणा में 10⁻24 किलोग्राम। छोटा m वहां चांद का वजन है, तो उसकी वैल्यू होगी लगभग 7.3 गुणा में 10⁻22 किलोग्राम। और यहाँ पर r का मतलब है धरती और चांद के बीच में दूरी, जो वही वैल्यू है 3,84,000 किलोमीटर, ये दूरी है। ये वैल्यू लगाना और कुछ आंसर सॉल्व करना। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल जितना है और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल जितना है, अगर ये दोनों के दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर आई, लगभग बराबर चलेगा क्योंकि मैंने वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखी हैं, आगे और 2-3 डेसिमल प्लेस हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेट बराबर भी अगर आई, इसका मतलब चांद धरती का चक्कर काटता रहेगा। लेकिन अगर गलती से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह है कि चांद घूमते 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 धरती से दूर चला जाएगा, क्योंकि जो बाहर फेंकने वाला फोर्स है वो ज्यादा है। अगर बाई चांस ये सेंट्रीपिटल ज्यादा हो गया, अंदर खींचने वाला फोर्स, इसका मतलब चांद घूमते 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 धरती पे आके टकरा जाएगा, यानी अंदर खींचने वाला फोर्स ज्यादा है। लेकिन चांद करोड़ों सालों से धरती का चक्कर काट रहा है, ना वो अंदर आ रहा है ना वो बाहर जा रहा है। इसका रीजन यही है कि चांद पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर है। अब ये बराबर है या नहीं है, ये आप खुद कैलकुलेट करके देखना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप अपने हिसाब से करके देखना। कुछ वैल्यूज उसकी आएगी, कुछ वैल्यू इसकी आएगी। अगर इसमें फर्क हुआ, इसका मतलब चांद या तो बाहर जाएगा या अंदर आएगा। तो हमें यह पता चल गया कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है, मार्कर में इंक नहीं है, जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल ज्यादा होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल कम होता है, यानी अंदर खींचने वाला जो फोर्स है वो अगर कम हो और बाहर फेंकने वाला फोर्स ज्यादा हो, तो ऐसे में चीज घूम घूम के उड़ के बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर कभी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो, भीतर खींचने वाला अभिकेंद्रीय बल अधिक हो, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कम हो, अपकेंद्रीय बल बाहर फेंकने वाला कम हो, तो वस्तु घूमते 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 अंदर आके टकरा जाएगी। लेकिन बाई चांस अगर ये दोनों फोर्स बराबर हुए, तो इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यदि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर हुए, तो ना वो चीज अंदर आ पाएगी ना वो चीज बाहर जा पाएगी। ऐसे में वो सर्कुलर पाथ पे चलती रहेगी, वृत्ताकार पथ पर चलती रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा पेपर में कि बताइए, यदि चंद्रमा को पृथ्वी अंदर की तरफ खींच रही है, अगर धरती की ग्रेविटी उसे खींच ही रही है, तो फिर वो धरती पे आके गिर क्यों नहीं जाता? तो वहां पर आप आंसर ये देंगे कि ग्रेविटी के अलावा उसे एक फोर्स बचा के रखे हुए है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर गिरने से जो बचाता है वो अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात भी चल रही होगी वो उत्तर देते समय कि ये आंसर गलत है। लेकिन आंसर वही टिक मारना है, क्योंकि हमें नंबरों से मतलब है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रखना कि आंसर तो ये गलत है। ये गलत आंसर क्यों है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। धरती की तरफ चांद क्यों नहीं टकराता है, उसका असली रीजन कुछ और है। लेकिन असली रीजन बताए बिना किसी छोटे बच्चे को ये रीजन बता के बहकाया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ एक बहकाने का तरीका है, और सामने वाला समझ भी जाएगा कि हाँ, उसे समझ में आ गया।
ये है सिर्फ एक बहकाने का तरीका, मूर्ख बनाने का तरीका, और सामने वाले को शक भी नहीं होगा कि हमने उसे झूठ बोल के फंसा दिया। रियलिटी में सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भी चांद धरती पर क्यों नहीं आके गिरता, उसका रीजन मैं आपको उस समय बताऊंगा जब मैं आपको सैटेलाइट्स पढ़ाऊंगा। बल्कि प्रोबेबली शायद मैंने सैटेलाइट्स आपको पढ़ा भी दिया है। आपका नहीं नहीं, आपको मैंने अभी तक सैटेलाइट नहीं पढ़ा है। ग्रेविटी का चैप्टर आएगा आगे चल के, तो उस समय हम वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। इतने सारे बैचेज होते हैं, पढ़ा पढ़ा के कंफ्यूज हो जाते हैं किस बैच में क्या चल रहा है। ओके, तो जब मैं उपग्रह यानी सैटेलाइट्स आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। सर पोलिशर का बुक बाय नहीं हो रहा है। भाई आपने स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखोगे तो बुक कहाँ से मिलेगी, है ना। तो आप उस पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके सही स्पेलिंग लिखो, बुक मिल जाएगी। और बाय नहीं हो रहा है उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है वो रुपए वाला कार्ड हो। अगर वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो ऐसा है तो आराम से बाय होगा। सर मून में वी होगा या वेलोसिटी होगा? मून में स्पीड होगा या वेलोसिटी? मून में दोनों है। मून में एक वेलोसिटी है यानी वेग, और वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, उसमें स्पीड भी है, उसमें डायरेक्शन भी है। स्पीड वेलोसिटी का एक अंग है, ठीक है। मैं अब ऐसे पूछने लग जाऊं कि मेरे घर में एक शर्ट रखी है या शर्ट के बटन रखे हैं, तो गलत क्वेश्चन है ना। शर्ट भी है और शर्ट के अंदर ही बटन है, तो जहां शर्ट होगी शर्ट के साथ बटन तो होंगे ही। स्पीड वेलोसिटी के अंदर है। वेग यानी वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, स्पीड और डायरेक्शन। तो जहां वेलोसिटी होगी वहां स्पीड तो होगी ही होगी। सर इक्वल है आया, ओके। सर यदि चांद पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बराबर हो तो चांद सीधी रेखा में नहीं जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ना, इसीलिए वो सीधी रेखा में नहीं जा सकता। अपकेंद्रीय बल असल में कोई फोर्स होता ही नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल अगर होता, सच में कोई फोर्स होता, तो जितना सेंट्रीपिटल उतना सेंट्रीफ्यूगल, और ऐसे में चांद सीधा सीधा चला जाता। लेकिन रियलिटी में सेंट्रीफ्यूगल होता ही नहीं है। सर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता नहीं है तो मून पर कैसे लग रहा है? नहीं लग रहा है, ये सिर्फ एक झूठी कहानी है। परियों की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे बहल जाते हैं। ऐसी 11वीं 12वीं के बच्चों को सेंट्रीफ्यूगल बोल के मूर्ख बना देते हैं, और बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व करके भी आ जाते हैं। ठीक है, रियलिटी में सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ एक कैलकुलेशन आसान बनाने का तरीका है। असल में सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज नहीं है। सर इफ सेंट्रीफ्यूगल डजंट एग्जिस्ट देन देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन द मून एंड अर्थ। नहीं, नहीं होगा कोलिजन। ऑपोजिट फोर्स एग्जिस्ट सो इट बैलेंस, नहीं वो बैलेंस नहीं करते हैं। एनी कमेंट सर? सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट फोर्स कुछ तो होगा सर। कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं है। सी, अगर मैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लिखता तो भी मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं कि चांद उतनी ही दूरी पर क्यों बना हुआ है, वो धरती पर आके क्यों नहीं टकराता है। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकता हूं क्योंकि अभी तक आप लोगों का उतना लेवल नहीं बढ़ा है कि आप वो चीज समझ पाए। जब मैं ग्रेविटी के चैप्टर पर आऊंगा, गुरुत्वाकर्षण पे, उस समय मैं आपको ये बताऊंगा बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का शब्द का इस्तेमाल किए कि चांद पर एक ही फोर्स है, धरती की ग्रेविटी, उसी को आप अभिकेंद्री बल बोल सकते हैं। एक ही फोर्स है और उसी की वजह से वो धरती का चक्कर काटता जाएगा और धरती पर नहीं आएगा। और वो कैसे नहीं आएगा वो समझा दूंगा आगे चल के, ठीक है। अभी नहीं समझा सकता सब कुछ। सर अगर अर्थ में होल किया जाए तो एक बॉल ऐसे चमका, चैप्टर अभी नहीं। ओके सर, क्लियर है, ठीक है सर। ब्राइटनेस ठीक करवा दीजिए। ओके सर, एक बार देखना है बच्चे का कोई कमेंट है, आप अपने मोबाइल में प्ले करके देख लो। अगर ब्राइट क्लास 9:30 से 11 है, तो अगर ब्राइटनेस ठीक है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। हो सकता है फिर स्टूडेंट के फोन में इश्यू हो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सर पोलैजर क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट्स एंड डायमेंशन का है, इकाई और विमाएं। और यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी अगर मैं उसका आंसर बताऊंगा तो हम भटक जाएंगे अपने पॉइंट से। जब उस चैप्टर पे आऊंगा तब एक बार फिर से पूछ लेना ये सवाल। सर सूडो फोर्स मीनिंग? सूडो का मतलब होता है नकली। जैसे आपने अमीबा पढ़ा होगा बायो में, तो आपको सर ने बताया होगा कि अमीबा पे सूडोपोडिया होते हैं, नकली पैर होते हैं, तो सूडो मतलब नकली, ठीक है। ऐसी कोई कवि है वो अपना नाम रख लेता है, उसे हम सूडोनिम बोलते हैं। इंग्लिश में टीचर ने वोकैबुलरी में पढ़ाया होगा, सूडोनिम यानी नकली नाम होते हैं। सूडो का मतलब नकली, सूडो फोर्स नकली बल। सर एक डाउट था, भेज सकता हूँ या अभी? अगर चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो यहीं टाइप कर दो, और इस चैप्टर से संबंधित डाउट नहीं है तो मेरी ईमेल आईडी पे भेज दो। सर वेलोसिटी है तो स्पीड होगा ही, बिल्कुल होगा। सर क्या मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा? हाँ, रीड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यू पढ़ना, ठीक है।
जो मैंने अपलोड करवाई है वो। सर सफिशिएंट फॉर सीजीएल, रीड एफएक्यूज। एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, बिल्कुल होगा। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। सर रेलवे साइंस स्पेशल का कोई बुक बता। सर 11th का फिजिक्स का कौन सा बुक अच्छा है हिंदी में? एनसीईआरटी। सर जीएस 1 में काइनेटिक्स के इतने कमेंट्स जल्दी जल्दी खत्म भी नहीं हो रहे हैं। दो बार की दो बेटे ठीक है सर, फॉर्मुलेशन ठीक है सर। सेंट्रीपिटल समान कब होता है? जब सर्कल में चल रहा हो। जब वृत्ताकार हो तो समान है। कोई चीज सर्कल में चल रही है तो दोनों समान है। यदि घूम घूम के चीज बाहर जा रही है तो अपकेंद्रीय अधिक है, घूम घूम के अंदर आ रही है तो अभिकेंद्रीय ज्यादा है। गुड मॉर्निंग सर, हाउ सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला एग्जिस्ट, यही जानना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। उसकी डेरिवेशन है, पोलर कोऑर्डिनेट से उसको डेराइव कर सकते हैं, लेकिन क्लास में मैं नहीं करूंगा। सर आप कुछ गिने चुने बच्चों के कमेंट्स पढ़ते हैं? भाई कमेंट्स इतने ज्यादा हैं, सबके पढ़ना ही पॉसिबल नहीं है और सबके पढ़ना फिर जरूरी भी नहीं है। ऐसे में मुझे फिल्टर करना होता है कि ये फालतू है, ये काम का है, ये फालतू है, ये काम का है। तो गिने चुने का नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जो कमेंट ही ऐसा है। सर गुड मॉर्निंग सर, सर मैं पहली बार आया हूँ सर, उनका कमेंट पढ़ के मैं क्या करूंगा? आप कोई सवाल पूछोगे, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। सर मोशन कितने दिन चलेगा? आई डोंट नो, जब तक आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे। हो सकता है आप लोग अगले 1 महीना मोशन पे ही बिता दें, स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ, अभी यहीं से अभी कॉनकेव लेंस क्यों पूछ रहे हो भाई? है ना, लेंस का चैप्टर आएगा तब देखेंगे। सर अभी बहुत खराब हो गया ब्राइटनेस सर। सर ये अर्थ वाले, अब तो भाई चला गया वो ब्राइटनेस वाला, अब आएगा तो देखूंगा। अर्थ वाले क्वेश्चंस में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल्स वर्क नहीं करेगा क्या? थोड़ी देर पहले मैंने भाई आप लोगों को क्या बताया, दुनिया में कोई भी चीज अगर सर्कल में चलती है तो सेंट्रीपिटल हमेशा होगा, सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब धरती पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो पहले स्टेटमेंट बोली आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने बोला कोई भी चीज अगर सर्कल में जा रही है दुनिया में तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों होंगे, जिसमें अपकेंद्रीय काल्पनिक है और अभिकेंद्रीय रियल। लेकिन अगर वो सीधी रेखा में चल रही है तो ना सेंट्रीपिटल होगा ना सेंट्रीफ्यूगल। अब आप खुद ही सोच लो धरती घूम रही है कि नहीं घूम रही है, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। सर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन नहीं है भाई, वो पोलराइजर है। आप बुक का स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन 57 एंड 60 भाई अभी बोल रहे हैं कि वो सर जी अभी बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा खराब हो गया है, पहले वाला ही जैसा कर दो जैसा पहले था। 57 एंड 60 ये हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 60 क्लास के लास्ट के 10 मिनट में मैं ये क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, ओके कूल। अच्छा हाँ, और सर इसमें वो दोनों में इंक खत्म हो गई, किसी एक में डाल देना, तब तक मैं इससे कम चला लेता हूँ, ठीक है भाई। ये वैल्यू निकाल लेना एक बार अपने घर जाके। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होंगे कि क्या करेंगे निकाल के। देखो अब अगर कोई इस पे सवाल ऐसे बोलता है जब वो कहता है कि बाहर फेंकने का कोई फोर्स हो, आउट, तो आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। और अगर कोई सवाल ऐसा है जो अंदर खींच रहा हो, भीतर खींच रहा हो, तो आपका आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। ये मार्कर खत्म ही हो गया, ये भी देख लेना सर एक बार। भाई 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा मार्कर चेक कर लेते हैं, तब तक और डाउट पढ़ लेता हूँ। सर इसमें एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी इसमें कहीं से नहीं आती है, जितनी एनर्जी है उतनी ही बनी रहती है, ना उसमें एनर्जी बढ़ती है ना उसमें एनर्जी घटती है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशन भी लगती है। ओके सर क्या वेलोसिटी भी सेंटर पर चेंज होती है? भाई अभी मैं कमेंट तब तक ही पढ़ रहा हूँ जब तक ये मार्कर में इंक नहीं आ जाती, ठीक है। ये भी कर देना सर, ये भी कर देना। हाँ 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 हाँ, वो एक ही बार का था वो ब्राइटनेस का, सब बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस सही है। ओके रहने दो सर। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है? हाँ नहीं होता है सर। किंडल पे फ्री में है पोलराइजर वाली बुक, बढ़िया है, अच्छा है, फ्री में है तो किंडल पे। सर क्या, पर वो फ्री में तो तब आती है जब आपके पास किंडल अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन हो, शायद ऐसा कुछ होगा, है ना। मैंने तो खरीदी थी तो मुझे पता नहीं किंडल का। किंडल पे मैंने हिस्ट्री की बुक्स वगैरह खरीद रखी है। सर आपने एकदम पहले स्पीड को सेम माना था
क्यों सर? स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शब्द का अर्थ ही यह है कि स्पीड सेम रहेगी। सर आप प्रूफ कर दो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट। इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट तो यही था जो मैंने आपको बताया था कि अगर सेंट्रीफ्यूगल सच में होता तो चांद के ऊपर टोटल फोर्स 0 होता, और 0 होता तो वो सीधी रेखा में जाता, स्ट्रेट लाइन। तो पिछली क्लास में हमने इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम देखा था। एक सिंपल सा प्रूफ तो वही है। एक दूसरा प्रूफ और दिखा देता हूं आपको, हो सकता है आप लोगों के उससे अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये एक गाड़ी है, ये इस गाड़ी के 4 टायर हैं, ये गाड़ी की पीछे वाली सीट है, तुम सीट में यहां बैठे हो, यहाँ पे आगे है तुम्हारा ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी भगा रहा है बहुत तेज रफ्तार से। गाड़ी सीधी सीधी जा रही थी स्ट्रेट रोड पे, अचानक ड्राइवर के मन में आई गाड़ी को घुमाने की, तो उसने एकदम से टर्न ले लिया। तो अब गाड़ी यहाँ है, ये गाड़ी के टायर, ये गाड़ी की पीछे वाली सीट है, और अब यहाँ पर हो तुम, ठीक है। तो बड़ी रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था, एकदम झटके से उसने गाड़ी घुमाई। अब देखो, जब गाड़ी भाग रही थी, मान लीजिए गाड़ी की स्पीड थी 120, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर भी रफ्तार होगी 120। स्पीड उतनी ही तुम में भी है, उतनी ही गाड़ी में भी है। अगर तुम में स्पीड 120 से की बजाय मान लीजिए 130 होती, यानी तुम गाड़ी से भी तेज हो, गाड़ी से आगे निकल जाते। अगर तुम्हारे में स्पीड 110 होती तो गाड़ी से पीछे रह जाते। तुम्हारी स्पीड गाड़ी के बराबर ही है, इसीलिए तुम गाड़ी से ना आगे जा रहे हो ना पीछे, तुम गाड़ी के साथ चल रहे हो, और तुम गाड़ी के साथ इसी दिशा में जाते। लेकिन गाड़ी ने झटके से अगर टर्न ले लिया तो अब क्या होगा? तुम पहुंचे यहां, पहले तुम बीच में थे, अब तुम बाहर फेंक दिए गए, है ना? तुम्हें बाहर की तरफ फेंक दिया गया। तुम बाहर क्यों फेंके गए, उसका अगर सवाल कोई पूछता है तो अक्सर जवाब यही होता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल की वजह से। देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर सीधा आंसर पे जंप करने की बजाय इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले ये बताओ, गाड़ी क्यों घूमी? अगर ये गाड़ी घूमी है तो मैंने आपको बोला था, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के बगैर वृत्ताकार गति हो ही नहीं सकती। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। अगर गाड़ी सर्कल में गई है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स उस गाड़ी के ऊपर लगा है, जिस फोर्स ने उस गाड़ी को सेंटर की तरफ धक्का दिया है या सेंटर की तरफ खींचा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल ही है जिसकी वजह से वो गाड़ी घूम रही है। उस फोर्स के बिना गाड़ी नहीं घूम पाती। अब ये फोर्स कहां से, कौन सा है? जब चांद धरती का चक्कर काट रहा था तो वो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो गुरुत्व था। जब कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव का चक्कर काटता है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो विद्युत स्थैतिकीय बल है। जब कोई आदमी रस्सी से पत्थर घुमाता है, कोई आदमी जब रस्सी से पत्थर घुमाता है तो वो होता है टेंशन फोर्स, वो तनाव बल है, वगैरह वगैरह। यहां पर देखते हैं, क्या इस गाड़ी को यहां सेंटर में कोई ऐसी वस्तु है जिसने गुरुत्वाकर्षण से खींचा? क्या गाड़ी धरती का चक्कर चांद की तरह से काटती है? नहीं, ये सेंट्रीपिटल गुरुत्वाकर्षण से नहीं आया। अरे कौन मर गया? ये फोन कर रहा है, मत करो भाई, जीवन में बिजी बहुत है। स्विच ऑफ। ओके, तो अब ग्रेविटी इस वस्तु पे नहीं लग रही है। देखते हैं क्या इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी विद्युत स्थैतिकीय बल है। वो होता अगर गाड़ी पे कोई चार्ज होता, जैसे मान लो पॉजिटिव, अंदर कोई चार्ज होता जैसे मान लो नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होता। ऐसा भी नहीं है, गाड़ी पर ऐसा कोई फ्रिक्शन फोर्स या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। अब टेंशन यानी तनाव, कि यहाँ कोई पोल हो, कोई खंबा हो, उस खंबी से गाड़ी पे रस्सी बांध रखी हो और रस्सी में तनाव आ गया हो, उसकी वजह से गाड़ी घूमी हो। जैसे खो खो खेलते ना, तो खंबे की मदद से तुम घूम सकते हो, तो वैसा कुछ हुआ हो, ऐसा भी नहीं है, कोई रस्सी नहीं बांधी गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फोर्स कौन सा है, कहां से आया वो सेंट्रीपिटल? बिना सेंट्रीपिटल के तो घूम नहीं सकती। यहां पर अपना आंसर है द फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, कि जैसे ही टायर्स घुमाए गए
रोड के ऊपर घर्षण हुआ, घर्षण की वजह से फोर्स एक सेंटर की तरफ आया और वो गाड़ी को घुमाने में मदद करेगा। घर्षण ही है, ये साबित कैसे करें? एक सेकंड के लिए रोड के ऊपर से घर्षण खत्म कर दो, फ्रिक्शन जीरो, रोड के ऊपर ग्रीस लगा दिया, चिकना कर दिया, बारिश कर दी, कीचड़ कर दिया, हर तरह से घर्षण जीरो करने की जो जो संभावनाएं हैं, बर्फ भी घेर दी, अब घर्षण जीरो है। अब भी अगर गाड़ी घूम सकती है, इसका मतलब घर्षण नहीं था, फिर कोई और रीजन है। लेकिन घर्षण खत्म करते ही गाड़ी ने घूमना बंद कर दिया। अब चाहे कितने ही टायर घुमा लो, वो स्किड करके सीधी ही जाएगी। इसका मतलब हाँ, घर्षण ही था जो उसे घुमा रहा था, मान लिया। ओके, कोई बात नहीं, गाड़ी घूम रही है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स है। ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभिकेंद्रीय बल है, वो घर्षण की वजह से आया है। ठीक है, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये फोर्स गाड़ी पर लगा है, गाड़ी पर फोर्स है तो गाड़ी पर एक्सेलरेशन होगा। बल गाड़ी पर लगा है तो त्वरण गाड़ी पर ही होगा। ये फोर्स तुम पर नहीं लगा है, तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगा है। तुम्हारे ऊपर फोर्स, ये घर्षण तुम्हारे ऊपर लगा होता, 120 की रफ्तार से जा रहे हो तुम, अगर ये फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा होता, जीन्स नीचे से घिस गई होती। तुम पर ये फोर्स नहीं है तो तुम पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो गाड़ी पर त्वरण है, गाड़ी घूम सकती है। तुम पर त्वरण, तुम पर एक्सेलरेशन नहीं है, तुम नहीं घूम सकते, तुम सीधे जाओगे, सीधे ही जाओगे। अरे, तुम सीधे ही तो गए हो, तुम बाहर नहीं गए हो, तुम सीधे गए हो। तो जो थोड़ी देर पहले हम जल्दबाजी में आंसर दे रहे थे कि तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बाहर की तरफ फेंक दिया, आउटवर्ड्स, वो पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो गई है, क्योंकि तुम्हें बाहर किसी ने फेंका ही नहीं है। तुम बाहर गए ही नहीं हो, तुम तो सीधे गए हो। वस्तु सीधी चली जाती है, कार अंदर आ जाती है तो ड्राइवर को लगता है कि मालिक बाहर की तरफ गिर गए हैं। नहीं, तुम बाहर नहीं गए हो, कार अंदर आ गई है। ठीक है, तो मैंने यहां अब ऐसा साबित किया कि तुम्हारे ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, क्योंकि तुम बाहर गए ही नहीं हो। थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे गाड़ी घूमते ही आदमी बाहर क्यों गिरता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से। गलत है ना वो। अपकेंद्रीय बल नाम की कोई चीज नहीं होती है। हर वो चीज बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्सप्लेन की जा सकती है, जिसे बचपन में सेंट्रीफ्यूगल की मदद से एक्सप्लेन किया करते थे। अपकेंद्रीय बल नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। अब जब तक तुम्हें कोई फोर्स नहीं मिलेगा, तुम लुढ़कते जाओगे। अब यहां पर गाड़ी का एक दरवाजा आ गया, तो तुम्हारा कंधा उस दरवाजे से जाके टकराया। अब कंधे पर एक फोर्स आएगा और अब वो फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा। अब तुम्हें भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, अब तुम भी गाड़ी के साथ घूम सकते हो। यानी तुम तब तक सीधे जाओगे जब तक तुम्हें फोर्स नहीं मिला। फोर्स मिलते ही तुम भी घूमना शुरू कर दोगे। लेकिन मान लो ये दरवाजा खुला होता, या ये दरवाजा यहां पर होता ही नहीं, तो अब तुम्हें ये फोर्स भी नहीं मिलेगा जो अभी तक तुम्हें खींच रहा था। अब वो फोर्स भी नहीं होगा, अब भी तुम्हारा इंटरेस्ट सीधा जाने में ही होगा। तुम वहां पहुंच जाओगे, गाड़ी यहां पहुंच जाएगी, तुम्हारा बोलेगा मालिक बाहर चले गए। मालिक बाहर नहीं गए, मालिक तो सीधे जा रहे हैं, फिजिक्स की इज्जत बचा रहे हैं, तुम अंदर आ गए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, ध्यान रखना। अपकेंद्रीय बल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ओके, इसको मिटा देता हूं, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। देखता हूं क्या यहां तक आप में से किसी का कोई अच्छा सवाल है, और अगर सभी ऐसे ही सवाल हों जो मैं पीछे जवाब दे चुका हूं तो हम आगे बढ़ेंगे। सर, पोलराइजर अमेजन से पे करना होगा क्या? किताब तो भाई फ्री में तो कोई नहीं देता। फ्री में नकली घटिया माल बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है सर, मिल्क से क्रीम कैसे निकलती है आगे बताऊंगा। सर, एमवी स्क्वायर अपन आर सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल? वेल, टेक्निकली इट्स सेंट्रीपिटल, ये अभी केंद्रीय बल है अगर वस्तु सर्कुलर मोशन में जा रही है तो। ठीक है, बट सेंट्रीफ्यूगल भी है एक तरह से, आप दोनों मान सकते हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में, वृत्ताकार गति में दोनों सेम है। सर, मिल्क से ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल 180, ठीक है सर। आरबी ये 180 होते ही हैं, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन क्या करूंगा, 180 डिग्री पे होते हैं, इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे भी है, ये एक्सप्लेन कर भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, जबकि अब केंद्रीय बल नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर, मेरा भी डाउट दूर कर दो प्लीज। भाई, आपका डाउट क्या है वो दिख नहीं रहा कहीं। यस सर, राइट सर, समझ आ गया सर। ठीक है सर, आज आप लेट से आए हैं क्या क्लास में? नहीं, मैं टाइम से था। टेंशन फोर्स एक बार फिर से बताएं। कोई रस्सी अगर टाइट हो गई है तो रस्सी कितनी टाइट है उसे बोलते हैं टेंशन, तनाव।
ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड सर अभी वो करेंगे सारा। तो अब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण देखें। वॉशिंग मशीन, मौत का कुआं, बैंकिंग और मिल्क, क्रीम, कर्ड, क्रीम और इसके कॉमन कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। मेनली तो यही है। ठीक है, देखते हैं वॉशिंग मशीन का उदाहरण। वॉशिंग पाउडर, निरमा। देखो, वो बोलेगा कि ये कोई वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े सुखाने वाला कंटेनर है, कपड़े धोने वाला नहीं, कपड़े सुखाने वाला। उसके अंदर आपने कपड़े डाले, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और चाबी घुमा दी, तो अब इसमें कपड़े पड़े हैं इधर उधर ऐसे ऐसे। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो छोटे छोटे इसमें कुछ छिद्र होते हैं। अब वॉशिंग मशीन के घूमने से कपड़े कैसे सूख जाते हैं ये पूछता है। तो इसका एक एग्जांपल लो। मैंने एक तौलिया लिया, उस तौलिए को मैंने पानी में डुबाया, बाहर निकाल के उस तौलिए को जोर जोर से घुमाया, तो घुमाने से पानी के छींटे उड़ उड़ के चारों तरफ चले जाएंगे। वो छींटे उड़ के चारों तरफ क्यों गए? तो हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल की वजह से। ठीक है, वैसा ही काम यहाँ होगा। तो अभी जब ये चीज जोर जोर से घूम रही होगी मशीन, तो इसमें कपड़े भी बाहर भाग रहे होंगे, पानी के छींटे भी बाहर भाग रहे होंगे, तो सब कुछ बाहर जा रहा होगा, लेकिन पानी के छींटे इन छोटे छोटे छेद में से निकल के जा सकते हैं, उड़ के बाहर चारों तरफ निकल सकते हैं, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल की वजह से। लेकिन कपड़े इतने बड़े होते हैं कि बेशक वो बाहर जाने का फोर्स महसूस करते हैं, पर वो बाहर जा नहीं सकते, छेद ज्यादा छोटे छोटे हैं। तो कपड़े जब मशीन बंद करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ऐसे चिपके मिलते हैं साइड में, बीच में फिर भी गड्ढा मिलता है। तो साइड में क्यों लगे, उसका रीजन सेंट्रीफ्यूगल है, पर पानी लेकिन उड़ के निकल गया, तो अपकेंद्रीय बल अपना आंसर। ठीक है, मौत के कुएं पे आते हैं। देखो, इस तरह से एक घुमावदार कटोरे जैसा एक मैंने एरिना बनाया और इसके अंदर कोई आदमी बाइक लेकर घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी है जो बाइक चलाएगा। अब वो बाइक भगा रहा है अंदर ही अंदर, तो वो यहाँ पे फर्श पे ऐसे ही ऐसे अप डाउन करता रहेगा जैसे किसी कटोरे में कोई कंचा है। तो कोई खेल खेल नहीं है, कौन देखने आएगा? अब सर्कस का खिलाड़ी है, तो इसको लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये क्या करता है, बाइक घुमाता है सर्कल में और ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे गोल 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 घुमा सकता है। तो जब वो यहाँ है बॉटम पे तो ऐसे है नॉर्मल, लेकिन जब वो साइड में है तो ऐसे टेढ़ा हो चुका है। तो उस समय उसकी बाइक ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से टेढ़ी, और वो ऐसे ऐसे करके यहाँ घूम रही है। तो बाइक यहाँ सर्कल में कैसे घूम सकती है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो हम बोलेंगे कि बेशक उसको नीचे गिरने के लिए एक बल उतारू है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण उतावला है उसे नीचे गिराने के लिए। तो ग्रेविटी चाहती है कि वो आदमी नीचे गिर जाए, लेकिन घूमने की वजह से एक फोर्स आता है जो उसे बाहर की तरफ फेंकता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, जो उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। तो ग्रेविटी अंदर खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर फेंकता है, और ये उसी ऊंचाई पर बना रहता है। ठीक है, मौत का कुआं हो गया। बैंकिंग ऑफ द रोड, रोड का झुकाव वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ है कोई ट्रक, ये कोई ट्रक जा रहा है। ठीक है, ट्रक के नंबर प्लेट लिखा हुआ वहां पर, फिर मिलेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से कोई ट्रक है, ये हम उसे पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रक भाग रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अब हम इसे पीछे से देख रहे हैं, तो हमारी गाड़ी इसके पीछे पीछे है। तो ट्रक बोर्ड के अंदर घुस रहा है ऐसे मान लो, और आगे जाके घूमेगा, ऐसे टर्न लेगा। तो जैसे ये घूमेगा, सर्कल की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर फेंक सकता है। तो अगर हम इसी ट्रक को ऊपर से देख रहे होते तो ऐसे लग रहा होता कि ये है रोड, ये रोड हाईवे, और यहाँ पर ये जा रहा है ट्रक, ये ट्रक की साइड लाइट्स। ठीक है, और ये ट्रक रफ्तार से भाग रहा है, और जैसे ही ट्रक ये टर्न लेगा तो इसको एक फोर्स बाहर की तरफ फेंक सकता है, उसे बोलते हैं द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल उसे उड़ा के बाहर ना फेंक दे, लुढ़क के वो पलट ना जाए, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। और ये ट्रक ड्राइवर वैसे भी मान लो रफ्तार से चलाता है कि ये बहुत ही रेकलेस ड्राइवर है, तो ऐसे में उसे बचाने के लिए एक ऑप्शन ये है
कि घुमावदार जगहों पर रोड को ऐसे करने के बजाय रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इस तरह से कर दें रोड को, तो वहां पर अब ये ट्रक ऐसे होगा, इस तरह से, ठीक है। ये उसके साइड मिरर्स हैं, ये पीछे से ट्रक के आपको टायर दिख रहे हैं, यहाँ पे उसके नंबर प्लेट है, और वही फिर मिलेंगे, फिर से लिखा हुआ है, और ये रोड आपने ऐसे टेढ़ा कर रखा है। और अब अगर ये ट्रक ऐसे कर्व करके जाएगा अंदर की तरफ, तो इसको एक फोर्स अंदर की तरफ झुकावदार मिल रहा होगा, यानी यहीं का यहीं अगर ये टर्न करता तो इसको बाहर फेंकने वाला एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता, अपकेंद्रीय बल, जो इसको लुढ़का सकता था, और ऐसे में ये खतरनाक है। अब सेंट्रीफ्यूगल अब भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अब वो सेंट्रीफ्यूगल जो भी है उसके खिलाफ एक फोर्स अंदर खींचने वाला भी होगा। पृथ्वी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण से ये खिसक के अंदर की तरफ आएगा, और ये होगा द सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल भीतर की ओर। तो अब ये लुढ़कने से बच जाएगा। सर अंधेरा हो गया, डार्क हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है, डार्क हो गया। भाई डार्क इसलिए हो गया कि आई थिंक शायद बिजली चली गई है, वो मेरी परछाई भी आ रही है। कूल, कुछ कुछ तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक थोड़ा काम चला लो, है ना, हल्का फुल्का तो दिखेगा ही। मैं देखता हूँ, ये शायद दरवाजा खोलने से कुछ फायदा हो। होल्ड ऑन। कुछ 1% एडवांटेज है शायद, पर बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। कोई बात नहीं, काम चला लो भाई राव। अंधेरा छा गया आपका ब्लैक, इतना ब्लैक तो नहीं होगा कि दिख ही ना पाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ तो नजर आ ही रहा होगा। होल्ड ऑन, कोई बात नहीं, मैंने फोन स्विच ऑफ कर रखा था, ऑन करूंगा तब तक देखेंगे। मीनिंग समझ लो, आवाज आ रही है ना, ठीक है। मैं आवाज से ही इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा कि आप बिना देखे भी काम चला लें। भाई बिजली गई क्या भाई? भाई बिजली चली गई क्या? अच्छा ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, एनीवे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोड को उठा देते हैं। अभी रोड जो उठाते हैं, ये जो एंगल यहाँ बना दिया आपको, आपने जो रोड थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, इसे कहा जाता है द बैंकिंग ऑफ रोड। रोड की बैंकिंग, रोड को बाहर से थोड़ा सा उठा देना, ठीक है। तो ऐसे में क्यों बैंकिंग की जाती है, तो उसका आंसर हमारा ये होगा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर आपका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल को बढ़ाने के लिए। देखिए अभिकेंद्रीय बल यहां भी था, अंदर की तरफ उसे एक फोर्स मिलेगा जिसे हम बोलते हैं घर्षण, फ्रिक्शन, और यहां भी एक अभिकेंद्रीय बल होगा, अंदर की तरफ उसे एक फोर्स मिलेगा, फ्रिक्शन। घर्षण उसे घूमने में मदद यहां भी करता है और यहां भी करता है, लेकिन यहाँ झुकाव की मदद से और ज्यादा सेंट्रीपिटल आ गया है। यहाँ घर्षण अकेला इतना सफिशिएंट नहीं था जो उसे पलटने से बचा सके ट्रक को, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन के बाद एक सेंट्रीपिटल भी है जो उसे पलटने से बचा सकता है। तो अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए नहीं, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा तो था, पर उसे बढ़ाने के लिए, जितना भी था वो कम था, और ज्यादा करने के लिए। ये दोनों के दोनों आपके आंसर्स हो सकते हैं कि बैंकिंग क्यों की जा सकती है, कि उसे करते क्यों है। ट्रक की जगह पे ट्रेन बोल देगा, ऑटो बोल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्क कर्ड क्रीम, ये वाला देखते हैं। सर इकोनॉमिक्स क्लास में लाइट है भाई, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में हो सकता है वहाँ पे इन्वर्टर्स वगैरह लगे हों, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे अभी मुझे लगता नहीं कि इस हॉल में इन्वर्टर है, प्रोबेबली सीपीयू चल रहा है अपने यूपीएस के आधार पे, पर वो लाइट वाले सोर्स में नहीं है, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, वैसे तो अभी 10:30 है, हमारे पास और आधे घंटे पढ़ना ही है, तो बीच में तो हम उसको काट नहीं सकते, चलाना तो पड़ेगा ही। मैं एक बार चेक करके आता हूँ, होल्ड ऑन, ठीक है। वो मेरी बत्ती बुझ गई है, लाइट चली गई ना, तो ऑन हो सकती है वो, जैसे एकदम अंधेरा सा छा गया थोड़ा सा, तो बच्चे बोल रहे हैं। देख लेना भाई, बीच में ये लाइट ऑफ हो गई है। पढ़ाने में मजा आ रहा था, बताओ, एकदम से फील सारी खत्म हो गई। हाँ कोई बात नहीं, कर लेना इसको, देख लो एक बार।
आओ भाई, हाँ देखो देखो क्या सीन है, मतलब कैसे क्या हुआ। वही लाइट गई है ना शायद, इस वजह से कुछ जला है। ये भाई बोल रहा है लाइट चली गई, अंदर से जो निकला था मैंने उसे पूछा था, वो बोला हाँ कुछ जल गया है, तो देख लो क्या सीन है। अच्छा बाकियों में सही आ रहा है, मतलब लाइट नहीं गई है, लाइट की दिक्कत नहीं है, कुछ हो रही है। भाई करते हैं ये, बोर्ड वाला करते हैं, ठीक है। इन्वर्टर का इशू नहीं था, दिक्कत कुछ हो रही है, कुछ कोई प्लग व्लग फूका है ना। ठीक है। चलो करते हैं करते हैं। स्क्रीन का रिफ्लेक्शन आ रहा है सर। क्या? कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, कम दिखेगा। कोई बात नहीं, फिर इसको भी आगे नहीं बढ़ाते हैं टॉपिक को जब तक ये लाइट नहीं आ जाती, क्योंकि आगे तो जो बताऊंगा उसमें तो लिखना ही बहुत ज्यादा है। पता नहीं, तीनों ही एक साथ गई है ना। हाँ हाँ हाँ, तब तक कमेंट्स वगैरह लेता हूँ। चलो भाई, तब तक डाउट आउट आन दो। सर स्क्रीन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है चिल मारो। कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सर लाइट नहीं है, ठीक है। टाइम कब चेंज हुआ? टाइम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आज आज के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन था। आज सुबह 8 बजे मैं फ्री नहीं था, तो आज 9:30 से क्लास कर दी थी। क्लास के लास्ट में बता दें कि पोलराइजर में क्वेश्चंस को कितना करना है। सारे क्वेश्चन करने हैं भाई आपको, ठीक है। ये बुक का इशू काफी स्टूडेंट्स को आ रहा है, तो मैं तब तक वो बुक का इशू ही समझा देता हूँ जब तक ये लाइट नहीं आती है, क्योंकि तब तक हम पढ़ तो पाएंगे नहीं। तो कुछ आपको ये बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई, क्लास 1 में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक पीडीएफ फाइल हमने अपलोड की है, और उस पीडीएफ फाइल में हमने 3 चीजें दी हैं। एक तो मैंने शेड्यूल दिया है, अपना सिलेबस, सिलेबस जो हम करेंगे, जो जो टॉपिक्स जो हमें करने हैं वो, एक तो मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने आप लोगों को कहा था कि उसमें एक एफएक्यूज हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो बार बार स्टूडेंट्स के आते ही रहते हैं और अभी भी आ रहे हैं और पिछली क्लास में भी आए थे। और मैं हर बार उन आंसर क्वेश्चंस का जवाब देने की बजाय मैं सिर्फ यही बोलूंगा, प्लीज रीड एफएक्यूज, एफएक्यूज को पढ़ें। मैं उन सवालों का जवाब दूंगा ही नहीं जो सवालों का जवाब मैं लिख चुका हूं उस पीडीएफ में। तो उस पीडीएफ में जो जो आंसर मैं दे चुका हूं, वो मुझे पता है कि वो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दे चुका हूं। तो उनका आंसर देने में मैं क्लास में फिर से कभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जब भी कभी मैं बोलूँ आपके किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर प्लीज रीड एफएक्यूज, इसका मतलब ये है कि आपका सवाल उन कॉमन सवालों में है जो बार बार आते ही रहते हैं, ठीक है। थर्ड चीज, उसी में मैंने कुछ बुक्स की रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। तो बुक्स की रिकमेंडेशंस का वहां पर मैंने 3-4 तरह की चीजें दे रखी हैं। एक तो मैंने जीके की बुक, अरिहंत की बुक एक वहां लिख रखी है, जो 25 रुपए की आती है मार्केट में। आप आराम से दुकानदार के पास जाओ, 25 रुपए की एक अरिहंत की बुक होगी, अब वो लो, उसको पढ़ो, वो एक अच्छी बुक है। फिर मैंने वहां पे साइंस की बुक की कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। जो हिंदी में मैंने बुक दी है वो है महेश कुमार बर्णवाल की, और जो इंग्लिश में मैंने बुक दे रखी है वो है इंग्लिश वाली बुक है मेरी, मैग्रो हिल की जो है एसएससी साइंस। तो एक वो बुक मैंने रिकमेंडेशन कर रखी है। तीसरी है जो प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक कह रखी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। तो ऊपर वाली ये 2 नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसे में एक तो जो किरण की किताबें हैं इनसे दूर रहना, महा घटिया किताबें, क्वेश्चन के आंसर कहीं कुछ ढंग से नहीं दे रखे, सारा कॉपी पेस्ट इंटरनेट से, ऐसी किताबों से दूर रहने का। एक ठीक ठाक सी बुक है घटना चक्र, वो अगर आपके पास है तो आप ठीक है काम चला सकते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है, और उसमें भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर ठीक है। अगर आपके पास पहले से है तो फिर नई किताब लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो मत लेना। फिर और बेटर बुक मैंने वहां लिंक दे रखा है, पोलराइजर वाला। तो पोलराइजर, एक तो स्पेलिंग सही देख लेना, क्योंकि गलत स्पेलिंग लिखने से ना फिर आपके ये बुक सर्च नहीं होती है। POLARISER, एक तो एस की जगह जेड कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, पोलराइजेशन लिख देते हैं। पोलराइजर पब्लिकेशंस की बुक है, और उसका लिंक
मैंने दे रखा है पीडीएफ में। तो आपकी अगर इंग्लिश की बुक चाहिए तो इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देना, हिंदी वाली चाहिए तो हिंदी वाले पे क्लिक कर देना, और आप वहां से सीधा प्ले स्टोर पे चले जाओगे। अब शायद एक स्टूडेंट का कोई फोन ऐसे भी आया था ऑफिस में कि मैंने बुक बाय का क्लिक कर दिया लेकिन बुक आई नहीं है मेरे घर पर, अभी तक किताब नहीं आई है। तो वो मैं समझा देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, ठीक है, मैं वो आपको समझा देता हूँ कैसे क्या सीन है। प्ले स्टोर पे गूगल बुक्स में आपको किताब मिलती है, तो गूगल बुक्स, ठीक है, आपको गूगल बुक्स का एक छोटा सा ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें आपको वो सारी किताबें मिल जाएंगी जो भी आपने कभी भी प्ले स्टोर से खरीदी होंगी। तो ये तो उन हजारों किताबों में से, लाखों किताबों में से एक है जो गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। अब उनमें से आपने मान लीजिए कोई गूगल बुक खरीदी, तो गूगल बुक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने किताब खुल गई, एक पेज पर एक क्वेश्चन है, पढ़ना चालू कर दो। फिर वो शायद वो स्टूडेंट बल्कि फोन पे बोल रहा था कि मेरी बुक मेरे घर नहीं आई है, तो घर नहीं आएगी, एक तो ई बुक में है। फिर वो स्टूडेंट कह रहा था कि मेरे पैसे वापस करो। तो भाई जो मैंने बुक्स रेकमेंड की हैं, जीके की अरिहंत की बुक है, साइंस की मैग्रो की बुक है, या उससे तो फिर भी चलो मैं एसोसिएटेड हूँ 1%, पर बाकी जितनी भी किताबें हैं, घटना चक्र है, पोलराइजर है, नाइदर करियरविल नॉर मी आर एसोसिएटेड विद देम, हम उनसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वो पैसा गूगल में जा रहा है, वो अमेजन में जा रहा है, वो इन कंपनियों में जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपको एक बुक रेकमेंड करता हूँ कि ये अच्छी किताबें हैं, ये घटिया किताबें हैं, ठीक है। तो वो बुक ई बुक है भाई, ई बुक हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी ना पढ़ी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ई बुक की आदत नहीं होती है। मुझे ई बुक की ही ज्यादा आदत होती है कि मेरे तो किताब या तो मेरे किंडल डिवाइस में आ जाए, आई हैव अ किंडल, उसमें बुक पढ़ता हूँ, या मैं अपने फोन में पढ़ता हूँ। मैं पन्ना उठाने का मुझे मजा नहीं आता। तो ई बुक है। अगर आप ई बुक नहीं अच्छी लगती आपको तो फिर आपके लिए हो सकता है वो सूटेबल ना हो, लेकिन मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। सब किताबों में गड़बड़ और गलतियां दे रखी हैं, बहुत गलतियां दे रखी हैं। तो इसलिए ये बुक मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसमें मिस्टेक्स बाकियों से बहुत कम है। फिर मैंने दे रखा था यूट्यूब चैनल के बारे में। तो यूट्यूब चैनल्स मैंने वहां पर दो रेकमेंड कर रखे हैं। एक लो लेवल का है, प्रोफेसर परवेज हुडबॉय का, गजब का टीचर है, बहुत ही क्लासिकल वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हैं। और प्रोफेसर रामामूर्ति शंकर का, राममूर्ति शंकर के वीडियो लेवल थोड़ा सा हाई है, तो अगर आप सिर्फ किसी एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप वो देखने में अपना समय बर्बाद मत करना, वो थोड़ा सा हाई लेवल है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम की ही तैयारी करनी है तो परवेज हुडबॉय के लेक्चर्स बहुत बढ़िया हैं, आप यूट्यूब पे वो देख सकते हैं। और वहां पर फिर मैंने ये भी लिखा, स्टे अवे फ्रॉम शार्लेटन्स, घटिया यूट्यूब चैनल से दूर रहना। वाईफाई स्टडी एक नंबर का घटिया यूट्यूब चैनल, कोई नॉलेज नहीं, उनके टीचर को कुछ नहीं आता, फिजिक्स के टीचर्स को सब गलत पढ़ाते हैं, अपने नंबर मत कटवाना। अन अकेडमी के टीचर्स बिना नॉलेज के लोग हैं, कोई नॉलेज ही नहीं है।